हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सीरीज है। टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ एसएससी, जीडी इत्यादि एग्जामों के लिए लेखपाल यूपी पुलिस के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। जो लोग सेशन पर पहली बार विजिट हुए हैं, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर पहले में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को रीड करेंगे। सुरों के वर्गीकरण का आधार है। सुरों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, ध्वनि, स्थान, रूप। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यस आंसर लेंगे सभी लोगों के। और यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो गया बच्चों। बहुत खूब आंसर आप लोगों के द्वारा, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्थान। ठीक है, स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ कौन से स्वर हैं। अर्थ विव्रत, अर्थ समृद्ध, समृद्ध, विव्रत। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करें बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। पूछा गया है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ कौन से स्वर हैं, कौन से स्वर हैं। यस यस, बहुत बढ़िया आंसर। छोटी ई और छोटा ऊ और बड़ी ई और बड़ा ऊ आपके कैसे हैं, समव्रत, व्रत के समान। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख का आकार, जो होठों का आकार होता है वो कैसा बनता है, समव्रत। ठीक है, व्रत के समान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का आपने देख लिया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 श्रृंखला का बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 श्रृंखला के लिए आंसर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई बड़े अंश को छोटे रूप में दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अल्पविराम, अर्धविराम, कोष्टक। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में दर्शाना क्या के लिए क्या किया, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बिल्कुल आप लोगों को समझ में भी आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। किसी बड़े अंश का संक्षिप्तीकरण में दर्शाने के लिए लाघव चिन्ह, लाघव मतलब छोटा, संक्षिप्त या संक्षेप सूचक चिन्ह भी लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। बेटा सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जो भाई बहन दोस्त यार सेशन पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह बताना है इनमें से।
ये वाला है कि ये है कि ये है कि ये है, कौन सा है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, योजक चिन्ह बताना है आपको कि कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यस, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए योजक मतलब दोनों पद जब समान होते हैं, दोनों पद समान होने पर बीच में एस टाइप का निशान जो लगाया जाता है वो होता है योजक चिन्ह। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस बच्चों, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, वेरी गुड। आज का ये सेशन आप लोगों को बता दें, आज का सेशन आपका एसएससी जीडी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, लेखपाल और पुलिस जैसे एग्जामों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें बेटा। और चलते हैं श्रृंखला के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, चमक चमक का पर्यायवाची है क्रांति, रजत, सैप्य, स्निग्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। चमक का पर्यायवाची होता है क्रांति, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मात्र 30 मिनट आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं। बहुत ही बढ़िया सीरीज के साथ उपस्थित हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। जो भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद, ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है। जहाँ एक क्रिया समाप्त होने के बाद समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है। कैसे? जैसे दिनेश पढ़कर सोया, पहले क्या किया उसने? पढ़ाई की, फिर क्या किया? क्रिया सो, दोनों क्रियाएं की हैं उसने। पहले क्या किया है? पहले क्या की? पढ़ाई की, ये फर्स्ट क्रिया हो गई, और फिर बाद में क्या किया? सोया, सेकंड क्रिया हो गई। ठीक है, तो अब इसे यहाँ बताना है आपको। तात्कालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया है। वहाँ पहली क्रिया कौन सी है? पहली क्रिया पूछी गई ये वाली, पढ़कर, ये वाली क्रिया पूछी जा रही है। तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन साफ हो चुका है। यस, बिल्कुल साफ हो चुका है क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक पहली क्रिया है ये, साफ साफ दिख रहा। जो क्रिया पहले होती है वो पूर्वकालिक होती है, और जो क्रिया बाद में होती है वो पूर्णकालिक होती है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पढ़कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। देखिए, तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है। दूसरी क्रिया पूर्ण होने का मतलब सो रहा है, तो पहली क्रिया क्या है? पूर्व क्रिया है। ठीक है, चलिए, और दूसरी क्रिया जो लास्ट वाली है, जो आपका सोया हुआ है, तो ये आपकी पूर्ण क्रिया हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। जहाँ भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है बेटा, कमेंट करके बताएं, हम तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में जो शब्दों का लिंग निर्धारण होता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसका किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, हिंदी के शब्दों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु के नाम से, वो व्यक्ति वस्तु का नाम यानी कि संज्ञा,
संज्ञा से ही लिंग का निर्धारण होता है कि वह स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है। तो आपका 7 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाई पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल साफ कह रहा है, विकारी शब्द वह शब्द होते हैं, अविकारी विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वह होते हैं अविकारी शब्द। और जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है वह होते हैं विकारी शब्द। परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन। और यहाँ इसमें क्या होगा? परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अविकारी शब्द कहलाएंगे जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? ऐसा शब्द बताना है जो सदैव एक वचन रहता है। जनता, दर्शन, लोग, आंसू। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। एक वचन बताना है जो सदैव एक वचन रहता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए यस। तो आपको बता दें ये सभी सदैव बहुवचन होते हैं। इनके बहुवचन बनते हैं, बहुवचन हैं या बनते हैं। ठीक है, और बाकी एक वचन की बात आती है तो जनता एक वचन होगा। जनता क्या है? एक वचन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? जनता क्या होता है? एक वचन होता है। समझ चुके होंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव कैसा पूछा गया है? सदैव कैसा पूछा गया है? एक वचन में है। तो आपका जनता, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है? वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है? देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यस आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, बहुत बढ़िया तैयारी के साथ। यहाँ डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राण, प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, धरित्री धरित्री का तद्भव रूप है। तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है हम पिछली क्लासों में भी आप लोगों को बता चुके हैं, और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तत्सम और तद्भव, ठीक है, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तो तत्सम क्या होता है? संस्कृत से आए शब्द, या कह सकते हैं संस्कृत के शब्द। अगर परिभाषा लिखेंगे इसकी तो शुद्ध लिखेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत से आने के बाद ज्यों के त्यों वातावरण में उपयोग होने लगे हैं, वो शब्द क्या है? आपके तत्सम शब्द हैं। और तद्भव क्या है? संस्कृत का परिवर्तित रूप, परिवर्तन हिंदी रूप। ठीक है, संस्कृत का परिवर्तन रूप क्या है? परिवर्तित रूप हिंदी। ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो लिए गए हैं लेकिन उनको परिवर्तित करके हिंदी में उपयोग किया जा रहा, वे शब्द हैं आपके क्या है? तद्भव कहलाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पूछा गया है धरित्री यानी तत्सम है का तद्भव रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे यस। धरित्री का हिंदी रूप क्या होता है धरती। धरती होता है बच्चों क्या होता है धरती है ना। तद्भव क्या होता है धरती। इस 11 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। मगही शब्द है। मगही शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे मगही शब्द है। मगही शब्द है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे तो मगधी सुना होगा मगध। मगध मगध से बना है मगधी है ना। तो क्या है ये तत्सम रूप है तद्भव रूप है। क्या है तद्भव रूप है। तत्सम का तद्भव रूप है ना मगही। ठीक है क्या है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 श्रृंखला का ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। बंद मुट्ठी में क्या, पर्दे के पीछे कौन है, न जाने भाग्य में क्या है, न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। अनिश्चितता निश्चित नहीं है, अनिश्चितता का बोध कराने वाला मुहावरा क्या होता है जिसका उपयोग अनिश्चितता के रूप में होता है। तो भाई पता नहीं है क्या होने वाला है, तो ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा ये की कहावत होती है कि भाई उस व्यक्ति का पता ही नहीं है कि कब क्या करने लगे, कुछ निश्चित नहीं है उसका। तो क्या है अनिश्चितता है उसके ऊपर, तो क्या हुई ना जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन को रीड करेंगे। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, सही बात है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, है ना। और कबहू निरामिष होए न कागा, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। बहुत ही बढ़िया शानदार मुहावरे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, है ना। यस क्वेश्चन नंबर 14 के लिए दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ती है। कबहू निरामिष होए न कागा, कभी कौआ कितना भी चाहे तो वो क्या बगुला नहीं बन सकता, बगुला नहीं बन सकता। दुष्ट कितना भी सही सुधर जाए लेकिन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। तो कबहू निरामिष होए न कागा ये वाली लोकोक्ति होगी आपकी। ठीक है ये वाली लोकोक्ति राइट हो जाएगी बिल्कुल। 14 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अन प्लस वेषण, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण, अन प्लस वेषण। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट करके बताएं बेटा कौन सी संधि का नाम बताएं। संधि किस संधि कौन सी संधि है, किस संधि के थ्रू ये संधि विच्छेद हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बताएं। अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। ठीक है अब यहाँ से क्या निकल रहा है छोटा ऊ, देखना यहाँ से ना से क्या निकला छोटा ऊ, और छोटा ऊ का क्या बना वाह, छोटा ऊ का क्या बना वाह बना। और ना कैसा हो गया आधा हो गया, ना कैसा हो गया आधा हो गया। तो नियम है कि पहले पक्ष का अंतिम वर्ण, पहले पक्ष का अंतिम वर्ण आधा हो जाए
वा उस पे जो लगी मात्रा में क्या होगा, वा का ऊ का वा आ ऊ का वा ई का या ऊ का वा हो जाए तो वहाँ कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। कौन सी, यण संधि, यण यण संधि। ई का या ऊ का वा, ठीक है। ई का या बनेगा, ये मात्रा नहीं है बेटा इसमें, ई का या बनेगा और ऊ का वा बनेगा इस टाइप से। और पहले पक्ष का अंतिम वर्ण कैसा हो जाएगा, हलंत वाला हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब कोई दिक्कत, अब कोई समस्या तो नहीं है, पूरा एक एक करके आपने आपको बता दिया है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ बनता है जगन्नाथ, है ना। जगन्नाथ ता का नाम है परिवर्तित, तो क्या कौन सी संधि होती है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे यस। व्यंजन संधि का नियम होता है ता का नाम है परिवर्तित होना, ठीक है, अपने ही वर्ड में परिवर्तित होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ किस संधि के अंतर्गत आता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। जल्दी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दीर्घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। विशेषण और विशेष के योग से, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे यस। जहाँ विशेषण और विशेष का योग से समास बनता है वो होता है आपका कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास, यस। 17 का ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहले तो इस पंक्ति का अर्थ समझ लें बेटा। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति पराई पीर को स्वयं की पीर की तरह जानता है या मानता है ना, तो उसके साथ पीर बताने में, अपना कष्ट बताने में कोई कठिनाई नहीं है। और पर न जो जे पर पीर न जाने सो करिए वे पीर। तो जो व्यक्ति दूसरे की पीर नहीं समझता है उसके सामने अपनी पीर बताने से या अपना कष्ट बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही बताना चाहिए। इस इस प्रकार के इस प्रकार के वचन कह रहे हैं कबीरदास जी। चलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है ना। एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक ही शब्द की आवृत्ति हो उसके अर्थ अलग अलग हो, वो क्या है, यमक अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल, किसमें किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। यहाँ तक देखिए, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यहाँ लग जाएगा आपका ये, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, यस क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। श्लेष अलंकार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा। श्लेष अलंकार क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, इतनी अच्छी तैयारी के साथ निश्चित तौर से आपके सपने साकार होंगे। रसिक प्रिया किसकी रचना है? सूरदास जी, सेनापति, बिहारी, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करेंगे रसक प्रिया, यस रसक प्रिया केशवदास, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब क्वेश्चन का आंसर दिया आप लोगों ने। रसक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी लल्लू लाल, ईसा ईसाहल्ला खान, जयशंकर प्रसाद, सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे और आपको बता दें रानी केतकी की कहानी, यस बिल्कुल सही आंसर, ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा रचित है? ईसा अल्लाह खां के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता कहलाते क्रिया विशेषण, समास, अव्यय, कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करें और हम आपको बता दें ऐसे शब्द जिनमें वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर या रचना के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? आबकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, यस बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अव्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा अव्यय है? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे कौन सा अव्यय है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए तो आपको बता दें कि सूरज निकला और से दूसरा वाक्य जुड़ रहा है, यानी कि समुच्चय समुच्चय शब्द जुड़ा हुआ और क्या है? समुच्चय बोधक है, समुच्चय शब्द है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की और क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आज की श्रृंखला का आपके सामने। अधिक अधिकता बोधक, अधिकता बोधक किस प्रकार किस वाचक का उदाहरण है? स्थानवाचक का, परिमाणवाचक का, कालवाचक का, रीतिवाचक का। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए अधिकता बोधक किस वाचक का? अधिकता बोधक क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। और अधिक मतलब कम है या अधिक है? कम या अधिक के लिए क्या होता है? परिमाणवाचक होता है, मापने के लिए, है ना, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक कम है या अधिकता के लिए क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। तो 24 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यस। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? ध्वनि, मात्रा, स्वर, व्यंजन। भाई किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा। एक मात्रा काल बराबर क्या होता है? एक मात्रा काल बराबर एक बार आंख की पलक, आँख की पलक झपकाने में लगा समय बराबर एक मात्रा होती है ना, एक मात्रा काल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है पाणिनि ने स्वर की कितनी मात्राएं बताई हैं? चलिए 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। चलिए बताइए पाणिनि जी ने स्वर की कितनी मात्राएं बताई हैं? पाणिनि जी जो कि महान साहित्य और एक हिंदी और संस्कृत के महान विद्वान कहे जाते हैं, महर्षि पाणिनि। तो
बताएं, उन्होंने सुर की मात्राएं कितनी बताई? यस, सी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीन, तीन मात्राएं बताई हैं। कैसे बताई हैं आपका? देखो, मात्राओं के आधार पर एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुप्त स्वर होता है। मात्राओं के आधार पर एक मात्रक, द्विमात्रक और त्रिमात्रक, है ना। तो तीन प्रकार के होते हैं ये। और महर्षि पाणिनि ने स्वर की कितनी मात्राएं बताई हैं? तीन बताई हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। अनुस्वर एवं अनुनासिकता किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? अल्पप्राण, नासिक, घोषत्व, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे। और आपको बता दें, अनुस्वर और अनुनासिक कैसे होते हैं? नासिक वर्ण होते हैं। यमं गणनम नासिकाचा, है ना। यमं गणनम नासिकाचा, ये आपका संस्कृत में सूत्र होता है। तो अनुस्वर और अनुनासिक स्वर किस प्रकार की ध्वनियाँ होते हैं? नासिक वर्ण बोले जाते हैं। ये कैसे होते हैं? नासिक वर्ण होते हैं, जिसमें आपके अनुस्वर अंगाहा होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं? यमं गणनम। प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण आपका अनुनासिक होता है या नासिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, जो भाषण मैंने सभा में दिया था वह अखबारों में छप गया, वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे। जो भाषण मैंने सभा में दिया था वह अखबार में छप गया, वह लग गया, वह मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। तुरंग का पर्यायवाची है क्षीण काया ऊर्मी प्रतिकृति। तुरंग का, तुरंग नहीं तरंग लिखा है बेटा। तरंग, तुरंग का तो घोड़ा हो जाएगा। तरंग का पर्यायवाची है क्षीण काया ऊर्मी प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। और ऊर्मी मतलब क्या होता ही है? किरण, तरंग होती है, किरणें होती है, तरंग होता है ना। तो ऊर्मी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आप लोगों के सामने। अभिराम, अभिराम और अविराम, इनका अर्थ बताना है। भारी और सुंदर, सुंदर और निरंतर, निरंतर और भारी, गतिशील और निरंतर। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे। तो अभिराम और अविराम, अविराम मतलब विराम नहीं कर रहा जो, तो वो चल रहा है निरंतर, ठीक है। और अभिराम मतलब सुंदर। तो आपका क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया श्रृंखला के साथ एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम। और प्लीज़ चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे और ऐसी ही मज़ेदार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। यह क्लास आपकी जीडी, एसएससी, जीडी, यूपी प्लस, नेपाल, एसटेट, सीटेट, सुपर टेट आदि अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी प्रैक्टिस नंबर 4 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे एक बार फिर आप लोगों का जुड़े रहने के लिए। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।